तो लिखेंगे मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन XeF6 इज इक्वल टू मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन IF7। ठीक है, अब देखो मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन XeF6 क्या होगा। अगर हम XeF6 को कंसीडर करें तो इसके अंदर 6 फ्लोरीन एटम है। ठीक है, XeF6 के अंदर कितने फ्लोरीन एटम है? 6 फ्लोरीन एटम है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इसके अंदर निकालना हो तो ये हो जाएगा इसका मोल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो हम इसको लिखेंगे 6 इंटू मोल ऑफ XeF6, 6 इंटू मोल ऑफ XeF6, क्योंकि XeF6 के एक मॉलिक्यूल में कितने फ्लोरीन एटम है? 6 फ्लोरीन एटम है, इसलिए यहां पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन XeF6 इज इक्वल टू 6 इंटू मोल ऑफ XeF6 एंड दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखो एक मॉलिक्यूल में 7 फ्लोरीन एटम है, तो क्या लिखेंगे? 7 इंटू मोल ऑफ IF7, 7 इंटू मोल ऑफ IF7। फिलहाल यहाँ पे मोल नहीं मिली मोल गिवन है, तो अगर मिली मोल गिवन है तो हम चाहे तो इसको मिली मोल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू मिली मोल ऑफ XeF6 इज इक्वल टू 7 इंटू मिली मोल ऑफ IF7। 6 इंटू मिली मोल ऑफ XeF6 इज इक्वल टू 7 इंटू मिली मोल ऑफ IF7। तो अब यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है उसको पुट कर देते हैं। तो 6 इंटू 210 मिली मोल ऑफ XeF6 210 गिवन है, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय मिली मोल ऑफ IF7। तो अब यहां से देखो तो मिली मोल ऑफ IF7 आ जाएगा मिली मोल ऑफ IF7 इज इक्वल टू 180 मिलीमोल, ये आंसर है 180 मिलीमोल। ठीक है, तो ये POAC को यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में गिवन है कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड XeF6 आयोडीन को फ्लोरिनेट करके IF7 बना देता है और खुद जेनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, खुद ये जेनॉन में कन्वर्ट हो गया और आयोडीन को फ्लोरिनेट करके क्या बना रहा है? IF7 बना रहा है। बोल रहा है कि XeF6 के 210 मिलीमोल प्रेजेंट है, 210 मिलीमोल XeF6 के प्रेजेंट है और पूछा जा रहा है कि IF7 के कितने मिलीमोल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, मिलीमोल ऑफ IF7 प्रोड्यूस ये निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमें XeF6 के मोल को IF7 के मोल से रिलेट करना है। तो क्योंकि अगर आप देखो दोनों के अंदर फ्लोरीन एटम कॉमन है, तो फ्लोरीन एटम कॉमन है, तो अगर हम फ्लोरीन के लिए POAC अप्लाई करें तो फिर दोनों के मोल्स को हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने POAC किसके लिए अप्लाई किया है? फ्लोरीन के लिए अप्लाई किया, अप्लाइंग POAC फॉर फ्लोरीन एटम। तो क्या लिखेंगे? जो POAC का स्टेटमेंट था उसको थोड़ा छोटा करके हमने यहां पे लिखा हुआ है। नमन, क्या कुछ पूछना चाहते हो बेटा? तो POAC हमने फ्लोरीन के लिए अप्लाई किया और हम वो जो स्टेटमेंट था लास्ट क्लास में, जो स्टेटमेंट मैंने बताया था, उसको मैंने और छोटा करके लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन प्रोडक्ट। मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन XeF6, क्योंकि रिएक्टेंट में फ्लोरीन XeF6 में, तो मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन XeF6 इज इक्वल टू मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन IF7, प्रोडक्ट में फ्लोरीन IF7 के अंदर। ठीक, तो अगर हम ये मोल के टर्म्स में रिजल्ट इसको कंसीडर करें तो क्योंकि XeF6 के एक मॉलिक्यूल में 6 फ्लोरीन एटम है,
तो XeF6 के मोल को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके अंदर प्रेजेंट फ्लोरीन के मोल ऑफ एटम मिल जाएंगे। तो मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन XeF6 इज इक्वल टू 6 इंटू मोल ऑफ XeF6। उसी तरीके से मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन इन IF7 इज इक्वल टू 7 इंटू मोल ऑफ IF7, बिकॉज उसके एक मॉलिक्यूल में 7 एटम। तो अगर ये मोल के टर्म्स में रिलेशनशिप आई तो हम मोल की जगह पे मिलीमोल यूज कर सकते हैं दोनों साइड में। तो 6 इंटू मिलीमोल ऑफ XeF6 is equal to 7 into millimole of IF7, और मिलीमोल ऑफ XeF6 गिवन है 210, तो यहां से मिलीमोल ऑफ IF7 निकाल लिया जो कि 180 आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है सबको समझ में आ गया? अच्छा, एक बात मैं बोलूंगा कि अगर आप में से, ठीक है, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को मोल कॉन्सेप्ट या उसके बाद के डिस्कशन को समझने में कहीं कोई दिक्कत आई है किसी भी वजह से, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट या उसके बाद का जो पार्ट है उसमें अगर कहीं भी कोई दिक्कत आई है, तो एक बैच अभी और चल रहा है +1 का, वो क्लास होती है 7:15 टू 8:30, 7:15 टू 8:30। आप उस बैच में क्लास लगा करके, ठीक है, जहां पे भी आपको दिक्कत आई है आप उसको कंपनसेट कर सकते हो। वैसे वो बैच जो है मैं जल्दी ही मर्ज कर दूंगा इस बैच के साथ, उनकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के मैं उसको मर्ज कर दूंगा। तो अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपको किसी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है, आप उतने अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या क्लास में जब बताया गया था तब तो समझ में आ गया था बट अभी जो है आपको थोड़ा सा लिंक करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उस बैच में क्लास लगा सकते हो। 7:15 टू 8:30 क्लास होती है। बट अगर आप कंफर्टेबल हो तो फिर कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखो। बोलो। लिखो कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम। लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम that can be prepared. Calculate the weight of lime that can be prepared by heating 200 kilogram of limestone. By heating 200 kilogram of limestone, which is 95% pure. Which is 95% pure. Which is 95% pure. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं। 200 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन विच इज 95% प्योर। उसमें इंप्योरिटी भी है लाइमस्टोन में। सॉल्व करो।
106.4 किलोग्राम सांबे ने बोला है, और ये सही आंसर है। 106.4 किलोग्राम इज करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चों, एक बात और आपसे बोलनी है कि अब तक मैं क्लास के जो लेक्चर्स थे वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, ठीक है, बट मैं अभी क्लास के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसे अभी भी आपकी जो क्लास चल रही है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो लास्ट 2 लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, और आगे के लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट पीछे वाला पार्ट को भी जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं दूसरे बैच की क्लासेस के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको क्लास की रिकॉर्डिंग की जरूरत लगती है तो आप मुझे बताओगे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप जो है क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि डाउट्स का भी मैं एक सिस्टम बना रहा हूं। जैसे अभी आपके पास बुकलेट है प्रैक्टिस के लिए, और उसके अलावा जो मैंने डीपीपी यानी कि ट्रिक जो मैंने शेयर किया है, तो उनकी प्रॉब्लम्स आपके पास प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो कि आपको अगर बुकलेट की प्रॉब्लम्स पूछनी है तो उसमें टेक्सचुअल एक्सरसाइज कौन सी है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 है, मान लो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 का 7th क्वेश्चन आपको पूछना है, तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर साथ में लिख दो, ठीक है। अगर आप क्लास स्टार्ट होने से पहले, आधे घंटे पहले, आप मुझे जो है वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप शेयर कर देते हो, तो मैं क्लास में आपके डाउट्स भी ले लूंगा। आप जो भी प्रॉब्लम्स पूछना चाहते हो वो प्रॉब्लम्स जो है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम मेरे पास भी दिक्कत ये है कि मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी ही है। तो अगर आप मुझे पहले से इन्फॉर्म करके रखोगे, तभी मैं क्वेश्चन को देख करके या क्वेश्चन को अरेंज करके उसके बाद फिर मैं क्लास में उसका सोल्यूशन आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग डाउट्स का भी एक सिस्टम बना लेते हैं। आप क्लास के स्टार्टिंग में डाउट्स पूछ सकते हो, आपके डाउट्स जो है फिनिश हो जाए उसके बाद फिर हम फर्दर आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बोल रहा है कि 200 किलोग्राम लाइमस्टोन का है। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे लाइम प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये है रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट का 200 किलोग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का 200 किलोग्राम अवेलेबल है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट है बल्कि लाइमस्टोन का 200 किलोग्राम अवेलेबल है, और इसकी प्योरिटी बता रहे हैं 95%, 95% प्योर, ठीक। तो हम यहां से पहले तो निकाल लेंगे वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, वो कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 95 बाय
100, तो ये आ गया 190 किलोग्राम, 190 किलोग्राम। ठीक, हमें यहां पे निकालना है लाइम का अमाउंट जो रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होगा। अब आप देखो, आपको कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट पता है और आपको लाइम का अमाउंट निकालना है। तो अगर आप दोनों में देखो तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? दोनों में कॉमन एलिमेंट है कैल्शियम और दोनों में कॉमन एलिमेंट है ऑक्सीजन। यहां पे देखो प्रॉब्लम यह है कि जब आप ऑक्सीजन के लिए पीओएसी अप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में लाइम के अंदर भी है और CO2 के अंदर भी है। यानी कि जब आप पीओएसी अप्लाई करोगे तो इधर जो है इन दोनों के मोल्स आ जाएंगे, तो अननोन, क्योंकि CO2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अननोन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप कैल्शियम के लिए पीओएसी अप्लाई करते हो तो कैल्शियम यहाँ पे CaCO3 के अंदर प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में CaO के अंदर प्रेजेंट है, तो वहां पे अननोन कम होंगे, हम इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीओएसी अगर कैल्शियम के लिए अप्लाई किया जाए तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे पीओएसी अप्लाई करेंगे फॉर कैल्शियम एटम, अप्लाइंग पीओएसी फॉर कैल्शियम एटम, अप्लाइंग पीओएसी फॉर कैल्शियम एटम। तो अब आप यहां पे लिखोगे मोल ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम इन CaCO3, mole of atom of calcium in CaCO3 is equal to mole of atom of calcium in CaO. Mole of atom of calcium in CaCO3 is equal to mole of atom of calcium in CaO. ठीक, तो अगर आप देखो CaCO3 में के एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम एटम है तो आप लिखोगे 1 इंटू मोल ऑफ CaCO3। 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम एटम है, तो कंपाउंड के मोल को उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम, उस एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उस एलिमेंट का मोल ऑफ एटम आ जाएगा। तो 1 इंटू मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, इधर भी आप देखो एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम एटम है तो क्या लिखोगे 1 इंटू मोल ऑफ CaO। तो मतलब जितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का कंज्यूम होगा उतना ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। तो अब हम इसके बेसिस पे ये लिख सकते हैं 1 इंटू वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट divided by molecular weight of calcium carbonate. Molecular weight of calcium carbonate is equal to 1 into weight of calcium oxide divided by molecular weight of calcium oxide. 1 into weight of calcium carbonate divided by molecular weight of calcium carbonate is equal to 1 into weight of calcium oxide divided by molecular weight of calcium oxide. तो अब जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो। तो यहाँ पे वेट जो है वो किलोग्राम के टर्म्स में गिवन है, 190 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का है। मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट भी नहीं करता, इसको किलोग्राम में ही लिख रहा हूँ। तो 1 इंटू 190 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100। तो देखो जब मास जो है ग्राम में होता है तो हमें ग्राम मोल मिलता है, जब मास किलोग्राम में होगा तो हमें किलो मोल मिलेगा। ठीक है, तो ये किलो मोल आएगा यहाँ से, इज इक्वल टू 1 इंटू weight of calcium oxide divided by molecular weight of calcium oxide 56। अब आप सॉल्व करोगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मास सीधे किलोग्राम में मिल जाएगा। तो यहां से वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगा 19 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 10, 19 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 10, तो ये सॉल्व करके आ जाता है 106.4 किलोग्राम। तो 106.4 किलोग्राम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन के बारे में मैं कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये IIT 83 का क्वेश्चन है जो उस ईयर में अनअटेम्प्टेड था। ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि कोई क्वेश्चन जो है उस पर्टिकुलर ईयर में किसी भी स्टूडेंट के थ्रू सॉल्व ना हो। तो आप लिखो क्वेश्चन के बारे में। एन 18.6 ग्राम an 18.6 gram sample an 18.6 gram sample of potassium carbonate an 18.6 gram sample of potassium carbonate पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है K2CO3 an 18.6 gram sample of potassium carbonate was treated in such a way that all of its carbon was captured in the compound K2 Zn thrice Fe CN6 whole twice। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K2 Zn thrice Fe CN6 whole twice। आगे लिखो कैलकुलेट the mass of product produced during the reaction। अब देखो एक बात आप यहां पे समझ सकते हो, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एक स्टेप में तो कंप्लीट होने वाली नहीं है, क्योंकि आप देखो स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट है उसके अंदर पोटेशियम कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं, जबकि लास्ट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके अंदर पोटेशियम भी है, जिंक भी है, आयरन भी है, कार्बन है और नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन गायब हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो स्टार्टिंग रिएक्टेंट में पोटेशियम और कार्बन प्रेजेंट है, साथ में ऑक्सीजन है। लास्ट प्रोडक्ट में पोटेशियम, जिंक, आयरन, कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हुई होगी, बल्कि कई सारे स्टेप्स के थ्रू ये प्रोडक्ट बना होगा और उन स्टेप्स के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस रिएक्टेंट को हमने किस रिएक्टेंट से रिएक्ट करा करके ये प्रोडक्ट बनाया है, किस सीक्वेंस में उन रिएक्शंस को परफॉर्म किया है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सिर्फ ये बोला है कि पोटेशियम कार्बोनेट से ये प्रोडक्ट बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट का अमाउंट गिवन है और आपको इस प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है। आप अगर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो तो आपको क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट मिल जाएगा कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके लिए आपको पीओएसी अप्लाई करना है। जरा एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। हाँ, वेरी गुड दीक्षांत, वेरी गुड, सही पकड़ लिया भाई। कार्बन के लिए पीओएसी अप्लाई करेंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। An 18.6 gram sample of potassium carbonate was treated in such a way that all of its carbon was captured in the compound। एक बात समझ लेना कि अगर ये इंफॉर्मेशन न गिवन होती ना तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपके पास कोई तरीका नहीं था। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे न लिखी होती तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते थे, जब तक कि आपको सारे स्टेप्स, उनका सीक्वेंस, बैलेंस रिएक्शन
ये सब अगर नहीं पता होती तो आप इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते थे, बट ये एक छोटा सा हिंट, ठीक है, पीओएसी के लिए पूरा बेस बना देता है। तो अब हम पीओएसी अप्लाई कर सकते हैं और पीओएसी को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये रिएक्शन है, K2CO3 gives K2Zn thrice FeCN6 whole twice। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है जब आप पीओएसी को अप्लाई करें, ठीक है। तो यहां पे हम पीओएसी अप्लाई करेंगे फॉर कार्बन एटम, अप्लाइंग पीओएसी फॉर कार्बन एटम, अप्लाइंग पीओएसी फॉर कार्बन एटम। तो अब आप लिखोगे मोल ऑफ एटम ऑफ कार्बन in K2CO3, mole of atom of carbon in K2CO3 is equal to mole of atom of carbon in K2Zn thrice FeCN6 whole twice। ये हमने पीओएसी के बेसिस पे ये लिख लिया। अब आप देखो K2CO3 के एक मॉलिक्यूल में, K2CO3 के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? कितने कार्बन एटम है बेटा यहाँ पे? अरे बोलो। हाँ, 1 कार्बन एटम है। तो 1 कार्बन एटम है तो क्या करेंगे बेटा, इसके मोल को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल ऑफ एटम आ जाएगा। तो 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3। अच्छा, आप जरा बताना इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? 12। वेरी गुड, वेरी 18 कोई बता रहा है भाई, 18 कहां है? हाँ 12। देखो 12 कैसे आया? CN6 है बेटा, तो 6 साइनाइड, तो 6 कार्बन तो यहां हो गए, ट्वाइस है, तो ट्वाइस है तो इसलिए 12 हो गया। तो 12 कार्बन एटम इसके अंदर है, तो क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू 12 इंटू मोल ऑफ K2Zn thrice FeCN6 whole twice। अब देखो वेट ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट 18.6 ग्राम गिवन है, तो आप लिखोगे 1 इंटू 18.6, 1 इंटू 18.6 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 और पोटेशियम 2 है, तो 60 प्लस 78, 60 प्लस 78 कितना जाएगा? 138। 138 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई, मान लो इसका जो अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है वो W है, तो W डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट मैं आपको बता देता हूं, अदरवाइज सबका एटॉमिक मास पता होगा तभी आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाओगे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 698। 698 ये क्वेश्चन में गिवन भी था, जो आईआईटी एग्जाम का क्वेश्चन है उसमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन था 698। 7.8 ग्राम, हाँ सही है।
7.842 ग्राम। सेवन पॉइंट एट फोर टू ग्राम। तो मतलब आपने एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आज आपने हिस्ट्री बना दी। एक और क्वेश्चन लिखो। A solid mixture, a solid mixture of mass 5 gram, of mass 5 gram, consist of lead nitrate, PbNO3 twice, lead nitrate and sodium nitrate. Lead nitrate and sodium nitrate was heated below 600 degree centigrade, 600 degree centigrade until the weight of the residue becomes constant, until the weight of the residue becomes constant. बोले इसको तब तक हीट करते रहते हैं जब तक कि रेजिड्यू का वेट कांस्टेंट नहीं हो जाता। आगे देखो, आगे लिखो, if the loss in weight is 22%, हाँ रिपीट कर देता हूं, a solid mixture of mass 5 gram consists of lead nitrate and sodium nitrate, formula given hai, consist of lead nitrate and sodium nitrate, was heated below 600 degree centigrade, was heated below 600 degree centigrade until the weight of the residue is constant, until the weight of the residue is constant. बोला if the loss in weight is 22%, if the loss in weight is 22%, find the amount of the lead nitrate, find the amount of the lead nitrate and sodium nitrate in the mixture, find the amount of the lead nitrate and sodium nitrate in the mixture. और आपकी हेल्प के लिए हीट करने पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑब्जर्व होती है वो भी गिवन है प्रॉब्लम। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, इसको लिथार्ज बोलते हैं, पीवीओ, लिथार्ज प्लस NO2 प्लस O2, और सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पे सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती। क्योंकि आपको रिएक्शन केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए अभी प्रॉब्लम जब पूछी जा रही है तो उसमें रिएक्शंस गिवन है। बट अगर यही क्वेश्चन जो है अल्टीमेटली जब आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे होगे तब पूछा जाएगा ना, तो ये रिएक्शंस नहीं गिवन होंगी। आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन का मतलब समझो पहले।
लेड का एटॉमिक मास कितना होगा? लेड का एटॉमिक मास होता है 206। सोडियम का होता है 23। यहाँ पे ये समझना बेटा कि ये लॉस इन वेट वो किस वजह से ऑब्जर्व हो रहा है और कब रेजिड्यू का वेट कांस्टेंट होगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो शायद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। हाँ सही है। यहाँ पे बेसिकली जो लॉस इन वेट है वो गैस के इवोल्यूशन की वजह से है। शामवी ने सही बताया, वेरी गुड बेटा। कल वाले टेस्ट के बारे में बता दूं आपको कि कल वाला जो टेस्ट होगा बेटा वो 1 आवर का होगा। 30 क्वेश्चन होंगे। क्लास में आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके कंपेयर में कैलकुलेशन जो है टेस्ट में कम होगी और न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। थियरी बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे और न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है। और सिलेबस तो मैंने आपको बताया ही है कि जो आपने केमिस्ट्री की डिफिनीशन, मैटर की डिफिनीशन, मैटर के क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और फिर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में जो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हुए, एटॉमिक मास से रिलेटेड, मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड, वेपर डेंसिटी, वो सब कुछ जो है पूछा जाएगा। इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑनवर्ड्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है। और टेस्ट होगा आपका 4:30 to 5:30, 4:30 to 5:30 होगा। पिछले वाले टेस्ट से जो है मतलब आप एक बार समझ लेना, नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग वाली सिचुएशन में आपको गेस वर्क नहीं करना चाहिए। आप जो है अगर सिर्फ जो आपको सही से आता है क्वेश्चन, सिर्फ आप अगर उसको अटेम्प्ट करोगे तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा।
चलो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा फर्दर अप्रोच बता देता हूं, हो सकता है इसके बाद आप प्रोसीड कर जाओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो सॉलिड्स का मिक्सचर है जिसका टोटल वेट है 5 ग्राम, और आपको निकालना क्या है, उस मिक्सचर के अंदर दोनों का अमाउंट निकालना है। उस 5 ग्राम में कितना अमाउंट लेड नाइट्रेट का है, कितना अमाउंट सोडियम नाइट्रेट का है, ये कैलकुलेट करना है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर x ग्राम लेड नाइट्रेट का है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि उस मिक्सचर के अंदर लेड नाइट्रेट का कितना है, x ग्राम। तो अगर x ग्राम लेड नाइट्रेट का है तो 5 माइनस x ग्राम किसका होगा, सोडियम नाइट्रेट का, क्योंकि टोटल वेट कितना है 5 ग्राम, दोनों का कंबाइंड वेट कितना गिवन है बेटा 5 ग्राम। तो हमने x ग्राम मान लिया लेड नाइट्रेट का है, तो सोडियम नाइट्रेट का कितना हो गया 5 माइनस x ग्राम। अब देखो लॉस इन वेट किस वजह से है, बोल रहे लॉस इन वेट है, ये NO2 गैस बन रही है और ये रिमूव हो रही है, इसकी वजह से O2 गैस यहां बन रही है, ये स्केप आउट हो रही है इसकी वजह से, और इधर भी ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और ये स्केप आउट होगी, तो इसकी वजह से लॉस इन वेट है। जब तक ये गैस इवॉल्व होती रहेगी तब तक मास बदलता रहेगा, लेकिन जब गैस का इवॉल्व होना रुक जाएगा, कब होगा ऐसा, जब ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएंगे, जब ये लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएंगे, तब क्या होगा, गैस फॉर्म होनी बंद हो जाएगी, ठीक है, गैस का इवोल्यूशन रुक जाएगा, तो जो वेट ऑफ रेजिड्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि रेजिड्यू की अगर हम बात करें तो रेजिड्यू में आपको मिलेगा लिथार्ज लेड ऑक्साइड, और रेजिड्यू में मिलेगा आपको सोडियम नाइट्राइट, ये रेजिड्यू कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और बोला जा रहा है कि 22% लॉस इन मास है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि लॉस इन मास इज इक्वल टू weight of NO2 produced plus weight of O2 produced. Weight of NO2 produced plus weight of O2 produced. NO2 और O2 यहां से बन रहे हैं और O2 यहां से मिल रहा है, तो मतलब O2 दोनों को मिला करके और NO2 सिर्फ इससे। और ये कितना है, ये 22% ऑफ इनिशियल मास है। तो 22% यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 5 इंटू 22/100, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम। तो रेजिड्यू का मास कितना आ गया, देयरफॉर कांस्टेंट मास ऑफ रेजिड्यू, constant mass of residue is equal to 5 minus 1.1, so that is equal to 3.9 gram, 3.9 ग्राम। अब हम ये मान लेते हैं कि इस 3.9 ग्राम में y ग्राम लेड ऑक्साइड का है, उसके अंदर हमने क्या मान लिया, y ग्राम PbO का है। अगर y ग्राम PbO का है तो 3.9 माइनस y ग्राम किसका होगा बेटा, ये होगा NaNO2 का। आपके पास यहां पे दो अननोन है, एक अननोन है x, एक अननोन है y, दो अननोन है। तो दो अननोन है तो अगर आप दो इक्वेशन बना लो, जितने अननोन अगर उतनी इक्वेशन हो आपके पास तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे दो अननोन है, इसलिए आपको दो इक्वेशन फॉर्म करनी है और दो इक्वेशन फॉर्म करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाओगे। अब वो दो इक्वेशन आप कैसे बना सकते हो, दो रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपको इसके अमाउंट और इसके अमाउंट में रिलेशनशिप चाहिए, लेड नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड के अमाउंट में रिलेशनशिप चाहिए, दोनों में लेड कॉमन है, आप लेड के लिए पीओसी अप्लाई कर दो। ऐसे ही आप यहां पे देखो सोडियम नाइट्रेट के अमाउंट
और सोडियम नाइट्राइट के अमाउंट के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। दोनों में आप देख रहे हैं सोडियम, वैसे सोडियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों कॉमन है। हम ऑक्सीजन के लिए पीओसी नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन आप देखो यहाँ O2 के फॉर्म में भी है, तो कॉम्प्लिकेसी आएगी। तो हम सोडियम या नाइट्रोजन के लिए पीओसी अप्लाई करके हम दोनों के अमाउंट के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब फटाफट एक बार लेड के लिए पीओसी अप्लाई करके इक्वेशन लिखो और एक बार सोडियम के लिए पीओसी अप्लाई करके इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो। y वैल्यू, अच्छा x वैल्यू बता रहे 1.158। मेरे पास जो आंसर है अक्षत, उसमें ये आंसर नहीं है बेटा, एक बार रीचेक करो इसको। तो अप्लाइंग पीओएसी फॉर लेड एटम, क्या लिखोगे? 1 इंटू मोल ऑफ लेड नाइट्रेट। अब मैं एक स्टेप और कम कर दे रहा हूं, सीधे ये लिख रहा हूं 1 इंटू मोल ऑफ लेड नाइट्रेट इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ लेड ऑक्साइड, 1 इंटू मोल ऑफ लेड ऑक्साइड। 1 इंटू मोल ऑफ लेड नाइट्रेट इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ लेड ऑक्साइड। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 इंटू लेड नाइट्रेट का अमाउंट है x अपॉन लेड नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास। तो लेड का मैंने बताया 206 और नाइट्रेट का है
48 प्लस 28, 48 प्लस 28, 48 हो गया ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन का, नहीं 28 नहीं 14, 48 प्लस 14 62, 62 इंटू 2 124, तो 206 प्लस 124, 206 प्लस 124 कितना आया? 330 आ गया। ठीक है, 330। तो इधर देखो क्या आ जाएगा, 1 इंटू वाई अपॉन ये 206 तो लेड का हो गया बेटा, और 16 हो गया ऑक्सीजन का, तो 206 प्लस 16 222। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गई, 222x इज इक्वल टू 330y, 222x इज इक्वल टू 330y। ठीक है, इसी तरीके से पीओसी अप्लाई कर लिया फॉर सोडियम, अप्लाइंग पीओसी फॉर सोडियम एटम। क्या लिखेंगे, 1 इंटू मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ सोडियम नाइट्राइट, 1 इंटू मोल ऑफ सोडियम नाइट्राइट इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ सोडियम नाइट्राइट। तो ये आ गया 5 माइनस एक्स, ये सोडियम नाइट्रेट का मास है, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, तो 62 तो हो गया नाइट्रेट का, प्लस 23 सोडियम का, 62 प्लस 23 कितना गया, 85 इज इक्वल टू 3.9 माइनस वाई अपॉन सोडियम नाइट्राइट, तो 14 हो गया नाइट्रोजन का, 32 ऑक्सीजन का, तो 32 प्लस 14 46, 46 प्लस 23 69। अब x और y के टर्म्स में दो इक्वेशन है बेटा, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिकल स्किल दिखानी होगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके x 1.15 बता रहे हो, इट में भी आप सही बोल रहे होगे, आंसर गलत हो सकता है। वैसे मेरे पास जो आंसर है उसमें सोडियम नाइट्रेट का वेट 1.675 ग्राम और लेड नाइट्रेट का वेट 3.325 ग्राम गिवन है। अगर आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो तो फिर ये आंसर गलत हो सकता है, मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूं कि ये सही ही है, हो सकता है आपका कैलकुलेशन सही हो। अच्छा बच्चों, एक बात और आपको बोलनी है, इस चीज को समझ लो कि अभी जो टॉपिक आपका चल रहा है ना केमिस्ट्री का, एक तरीके से आपकी केमिस्ट्री जो है जिस टॉपिक से स्टार्ट हुई है, ये टॉपिक जो है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इसको बोलते हैं, स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट ऑनवर्ड्स। और शायद तीनों सब्जेक्ट जो आपके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें अभी मैं ये बोल सकता हूं कि केमिस्ट्री जो डिस्कशन चल रहा है वो सबसे डिफिकल्ट डिस्कशन है। इसका मतलब ये है कि अभी की सिचुएशन में केमिस्ट्री सबसे ज्यादा टाइम आपसे चाह रही होगी, केमिस्ट्री की डिमांड सबसे ज्यादा है, और अगर डिमांड ज्यादा है तो आप अगर डिमांड के हिसाब से काम करोगे तो आप इस टॉपिक में अगर
बढ़िया से आपकी कंफर्टेबिलिटी आ गई, तो फिर तो आप समझ लो कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपके ग्रिप में होगी। ठीक है, तो थोड़ा टाइम जो है अभी ज्यादा चाहिए, केमिस्ट्री में वर्क भी ज्यादा है, आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी काफी ज्यादा मिले हैं, लेकिन अभी आपका इन्वॉल्वमेंट कम है। मैं डाउट्स में देख रहा हूं कि मेरे पास पर्सनली अगर कोई डाउट पूछ रहा है तो एक दो स्टूडेंट ही हैं जिनके क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स या तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर दिक्कत आएगी, आप कहीं ना कहीं तो मेरे से पूछने के लिए जरूर आओगे। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इसका मतलब मैं यही मान करके चल रहा हूं कि अभी आप उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जितनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि डाउट्स का एक सिस्टम ही मैं बना देता हूं। किसी स्टूडेंट को कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन कैसा भी हो आप खुल करके उसको पूछ सकते हो, बस आपका एक सिंसियर एफर्ट चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप जो है क्वेश्चन पूछने से पहले आपने अपनी तरफ से सिंसियरली जो है एफर्ट लगाया हुआ है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आप जो है अपना क्वेश्चन जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, चाहे वो डीपीपी वाला क्वेश्चन हो या बुकलेट में जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस गिवन है, आपको क्या करना है, आप अगर टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप टेक्सचुअल एक्सरसाइज नंबर लिखो और क्वेश्चन नंबर लिखो और मेरे पास व्हाट्सएप कर दो। और अगर आप उसके डीपीपी यानी कि ट्रिक वाले क्वेश्चन करना चाहते हो तो कौन से ट्रिक का कौन सा क्वेश्चन है, ट्रिक नंबर लिखा हुआ है। जैसे ट्रिक 3 मैंने बताया था कि वो उसके सारे क्वेश्चन जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थे, आपने अगर किया होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड मिले होंगे। इसी तरीके से जो ट्रिक 1 है, ट्रिक 1 पूरी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसमें जो भी क्वेश्चन गिवन है सब मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और ट्रिक 2 जो आपको मिलेगी, ट्रिक 2 में थोड़ी मिक्स सी प्रॉब्लम है, तो आपको एटलीस्ट अभी इस स्टेज पे ट्रिक 1 और ट्रिक 3 ये कंप्लीटली सॉल्व कर लेनी चाहिए, और उसके जो क्वेश्चन है वो आप पूछ लो। और इधर मैंने बताया हुआ कि जितना कॉन्सेप्ट मैं अब तक कवर कर चुका हूं उसके बेसिस पे बुकलेट में टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, इसके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और फिर उसमें जो डाउट आते हैं वो आप पूछ लो। मैं जो बात आपको समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कैसे काम आपको काम करना है? बोलो बच्चों, आपको कैसे काम करना है समझ में आ रहा है ना? बेटा मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस टॉपिक पे कमांड कर लेते हो तो फिर आप ये समझ लो कि केमिस्ट्री में आपके आसपास भी कोई फटकने वाला स्टूडेंट नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आंसर आप बता रहे हो इस क्वेश्चन के, उसके हिसाब से लग रहा है कि आंसर गलत है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा आप भले कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर यूज करके आंसर को वेरीफाई कर लेना। वैसे मेरे पास जो आंसर गिवन है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, हो सकता हो ये गलत हो। वेट ऑफ सोडियम नाइट्रेट ये गिवन है 1.675 ग्राम, और वेट ऑफ लेड नाइट्रेट, वेट ऑफ लेड नाइट्रेट ये गिवन है 3.325 ग्राम। अगर आप सही तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो और आंसर मैच नहीं करता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर गलत हो सकता है। एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस
from the following reaction sequence, from the following reaction sequence, ये reaction sequence given है, कैल्शियम कार्बाइड plus H2O gives calcium oxide plus C2H2. Calcium carbide plus H2O gives calcium oxide plus C2H2. दूसरी रिएक्शन गिवन है C2H2 plus H2 gives C2H4. C2H2 plus H2 gives C2H4. और तीसरी रिएक्शन गिवन है NC2H4. NC2H4 gives C2H4N. ये C2H4N जो यहां पे लिखा हुआ बेटा, ये एक पॉलीमर है जिसको हम बोलते हैं पॉलीइथाइलिन. पॉलीइथाइलिन जो आप पॉलीथीन बैग्स आप कंसिडर करते हो, वो बेसिकली इसी से बने होते हैं, पॉलीइथाइलिन. नोट करो आगे. कैलकुलेट द मास ऑफ पॉलीइथाइलिन. Calculate the mass of polyethylene which can be produced. Calculate the mass of polyethylene which can be produced from 10 kilogram. Calculate the mass of polyethylene which can be produced from 10 kilogram of calcium carbide. From 10 kilogram of calcium carbide. ये कैल्शियम कार्बाइड है, इसके 10 किलोग्राम से पॉलीइथाइलिन का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है. कैल्शियम कार्बाइड के 10 किलोग्राम से पॉलीइथाइलिन का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है. और मैं बोलूंगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार पीओएसी के एडवांटेज को फिर से पढ़ लो. यहाँ पे आप पीओएसी का जो सेकंड एडवांटेज बताया हुआ है उसको देखो. तो सेकंड एडवांटेज में मैंने क्या बोला है, व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम विथ पीओएसी, number of reaction steps and their sequence are not required to be given. Number of reaction steps and their sequence are not required to be given. Number of reaction steps and their sequence are not required to be given. रीत ने सही आंसर निकाल लिया है 4.375 किलोग्राम. वेरी गुड बेटा. तो क्या है, बोल रहा है कि while solving the problem with POAC, number of reaction steps and their sequence are not required to be given. अब देखो आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कैल्शियम कार्बाइड से पॉलीइथाइलिन का अमाउंट आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है. कैल्शियम कार्बाइड का अमाउंट गिवन. अगर आप कैल्शियम कार्बाइड को देखो तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. कैल्शियम कार्बाइड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है.
और पॉलीइथाइलिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक? तो उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट क्या है वहां पे? कार्बन। इसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है वो सारा का सारा कार्बन यहां पे आ रहा है। आप रिएक्शन बाय रिएक्शन अगर आप देखो तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। देखो इसके अंदर 2 कार्बन है कैल्शियम कार्बाइड के अंदर, और ये कैल्शियम कार्बाइड का जो कार्बन है वो प्रोडक्ट में यहां आया है C2H2 में। कैल्शियम कार्बाइड के दोनों कार्बन यहां C2H2 में, और फिर वो C2H2 को अगले स्टेप में यूज करके C2H4 बना दिया गया। दोनों कार्बन अब C2H4 के अंदर आ गए, और वो C2H4 से ये पॉलीइथाइलिन बना। मतलब जितना भी कार्बन कैल्शियम कार्बाइड के अंदर था वो सारा कार्बन कहां आ गया है? पॉलीइथाइलिन के अंदर। तो अब अगर आपसे बोले कि आपको इस प्रॉब्लम को पीओएसी के थ्रू सॉल्व करना है, तो पहले तो आप जब पीओएसी के थ्रू सॉल्व कर रहे हो तो आप सिर्फ स्टार्टिंग रिएक्टेंट और एंड प्रोडक्ट पे फोकस करो, बाकी जो बीच की इंफॉर्मेशन है वो सब बेकार है, ठीक है? उसको जानने की जरूरत नहीं है जब आप पीओएसी के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब आपको पीओएसी अप्लाई करना है किसके लिए? फॉर कार्बन एटम। अप्लाइंग POAC for carbon atom। अप्लाइंग POAC फॉर कार्बन एटम। अब आप में से कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो यहां पे POAC के बाद की जो इक्वेशन बन रही है वो उस इक्वेशन को बता सकते हैं मुझे? रेज हैंड। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो POAC अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन है उसको बता सकते हैं? दीक्षांत बताओ बेटा, क्या इक्वेशन आपने लिखा है? सर 10/64 इज इक्वल टू x/28। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। कार्बन के लिए पीओएसी आपने अप्लाई किया तो वो मोल के टर्म्स में जो इक्वेशन लिखा वो बताओ। 2 into mole of CaC2 is equal to 2 into mole of polyethylene। 2 into mole of CaC2 is equal to 2 into mole of polyethylene। 2 into mole of polyethylene। ये गलत है दीक्षांत, ये गलत है। रीत बताओ तुम बेटा, क्या लिखा तुमने? सर यही सेम लिखी थी। सेम लिखा है तो फिर आप भी गलत हो। हाँ भाई अत्री साहब आप बताइए। सर यही लिखा था। सेम लिखा है? यही लिखा है सर, सेम। ये लिखा है, अच्छा। हाँ ये दिया ने अभी करेक्ट किया है, 2n होना चाहिए, 2n। दिया सही बोल रहे बेटा, वेरी गुड। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे 2n कार्बन एटम है। 2n ये पूरा एक मॉलिक्यूल है बेटा, C2H4n। इसके अंदर 2n कार्बन एटम है, तो 2n इंटू मोल ऑफ C2H4n लिखोगे। तो अप्लाइंग POAC फॉर कार्बन एटम, तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू मोल ऑफ CaC2 is equal to 2n multiplied by mole of C2H4n। ये लिखोगे 2 into mole of CaC2 is equal to 2n multiplied by mole of C2H4n। ठीक है? और अब आप यहां पे जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो। तो क्या लिखोगे भाई? 2 इंटू मोल ऑफ CaC2, तो मोल ऑफ CaC2 क्या हो जाएगा? वेट ऑफ CaC2 10 किलोग्राम है तो किलोग्राम में ही रहने देते हैं, ठीक है? 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaC2, तो 40 प्लस 24 64।
इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ C2H4n। तो मान लो इसका W किलोग्राम प्रोड्यूस होता है C2H4n का, तो W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H4n। तो अभी देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 28 C2H4 का, और n यूनिट है तो 28n आ जाएगा। तो W अपॉन 28n। और फिर आप क्या देख रहे हो, n से n कैंसिल हो गया, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो अमाउंट ऑफ पॉलीइथाइलिन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 64 किलोग्राम। 280 डिवाइडेड बाय 64 किलोग्राम, और ये आ गया 4.375 किलोग्राम। अब देखो बेटा कि आप में से जैसे दीक्षांत ने अभी आंसर निकाल दिया था, लेकिन बीच में इन्होंने एक गड़बड़ किया है। तो ऐसा भी होता है कि हम कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से अप्लाई करते हैं बट फाइनल आंसर सही आता है। मतलब आपकी किस्मत अगर मेहरबान है तो फिर तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, स्पेशली एग्जाम कंडीशन में तो नहीं होता। एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो व्हाट वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, what weight of carbon monoxide is required, what weight of carbon monoxide is required to form Re2CO10, what weight of carbon monoxide is required to form Re2CO10 from 2.5 gram, 2.5 gram, from 2.5 gram of Re2O7. What weight of carbon monoxide is required to form Re2CO10 from 2.5 gram of Re2O7 according to the unbalanced reaction, according to the unbalanced reaction। तो रिएक्शन यहां पे गिवन है, ये रिएक्शन है Re2O7 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स Re2CO10 प्लस CO2। ये Re जो आप देख रहे हो ना, ये रियोनियम है, रियोनियम, Re को रियोनियम बोलते हैं बेटा। रियोनियम जो है एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन और गिवन है, दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे और गिवन है। एक तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Re2O7, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Re2O7 ये गिवन है 484.4, 484.4, और एटॉमिक वेट ऑफ रियोनियम भी गिवन है, एटॉमिक वेट ऑफ रियोनियम ये गिवन है 186.2, 186.2।
2.88। नमन आंसर के तो बहुत क्लोज है बेटा, लेकिन मैं ये बोल नहीं सकता कि तुमने सही तरीके से सॉल्व किया नहीं। रीत चौधरी ने सही आंसर निकाल लिया, वेरी गुड बेटा। 2.45 बता रहे हो, 2.46 करेक्ट आंसर है। रीत कैसे सॉल्व किया बेटा, बता सकते हो? सर ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इस पे इसी आर के लिए पीओसी लगा दिया, पीओएसी। पीओएसी किसके लिए अप्लाई कर दिया? रियोनियम के लिए, आरई के लिए। यस सर। ठीक है, तो उससे क्या आ गया बेटा? अगर हम इसमें Re2O7 को A मोल्स लेट करें, कार्बन मोनोऑक्साइड के B मोल्स, उसके C, ऐसे उसके D, तो 2A इज इक्वल टू 2C आ जाएगा, मतलब A इज इक्वल टू C। A इज इक्वल टू C आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन के लिए करेंगे हाँ तो B इज इक्वल टू 10C प्लस D आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन वो बन जाएगी कार्बन के लिए पीओसी अप्लाई करके। और यस, फिर ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए पीओसी अप्लाई कर दिया, यस तो सर। वहां से एक और इक्वेशन बन गई। यस सर। ठीक है, तो आपके पास 3 इक्वेशन हो गई। यस सर। और अननोन कितने हैं? 4। अननोन 4 है। 4 है पक्का? नहीं सर, 3 ही है ना। 17 इंटू मोल्स ऑफ Re2O7। हाँ, तो मोल ऑफ Re2O7 तो आपको पता चल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसका मास गिवन है ऑलरेडी। यस सर, यस सर। तो वो इज इक्वल टू हाँ मोल्स सही ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सही सही किया बेटा, सही किया, परफेक्ट। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका मास गिवन है। Re2O7 का मास गिवन है बेटा 2.5 ग्राम। Re2O7 का मास गिवन है कितना? 2.5 ग्राम। और आपको क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम ये है कि अगर Re2O7 का मोल को कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल से रिलेट करना चाहते हो, वैसे तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि अनबैलेंस रिएक्शन है। अनबैलेंस रिएक्शन है तो पीओएसी ही अप्लाई करना एक तरीका है यहाँ पे। तो अगर आप ऑक्सीजन के लिए पीओएसी अप्लाई करते हो तो इसका भी मोल आएगा क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन है, इसका भी मोल आएगा क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन है। इधर प्रोडक्ट में, दोनों प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन है, तो आपको इन दोनों के मोल्स भी वहां पे इक्वेशन में आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो इंफॉर्मेशन तो आपको सिर्फ ये पता है, Re2O7 के मोल आपको मिलेंगे यहाँ पे गिवन है, जबकि उसमें CO का मोल भी आ रहा है, Re2CO10 का भी मोल आ रहा है और CO2 का भी मोल आ रहा है। इसका मतलब एक इक्वेशन 3 अननोन है। तो 3 अननोन है और एक इक्वेशन है, इसलिए अभी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 इक्वेशन और बनानी पड़ेंगी। तो 2 इक्वेशन और बनानी पड़ेंगी। तो जैसे अभी आपने ऑक्सीजन के लिए पीओएसी अप्लाई करके इन दोनों के मोल्स को रिलेट किया था, ऐसे ही आप पीओएसी रियोनियम के लिए, ऐसे आप पीओएसी कार्बन के लिए अप्लाई करके 2 इक्वेशन और बना लोगे। फिर 3 इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी और 3 अननोन होंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को और इफेक्टिवली सॉल्व कर पाओ, उसके लिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, आपके लिए इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि Re2O7 का A मोल, Re2O7 का A मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के B मोल से कंप्लीटली रिएक्ट करता है, और Re2CO10 का C मोल और CO2 का D मोल प्रोड्यूस होता है। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। A mole of Re2O7 completely reacts with B mole of CO
to give C mole of Re2CO10 and D mole of CO2. अब आप जब इक्वेशन बनाओगे तो ABCD के टर्म्स में इक्वेशन बनेगी, तो उसको सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, आपको लिखना भी कम पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले POAC अप्लाई कर दोगे। अप्लाइंग POAC फॉर रियोनियम एटम, यहां से स्टार्ट करते हैं। अप्लाइंग POAC फॉर रियोनियम एटम। रिएक्टेंट में रियोनियम इस कंपाउंड के अंदर है और प्रोडक्ट में इसके अंदर है। ठीक है, दोनों में दो दो रियोनियम एटम है, तो आप लिखोगे 2 इंटू मोल ऑफ Re2O7 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ Re2CO10। मोल ऑफ Re2O7 हमने A एज्यूम किया है और मोल ऑफ Re2CO10 C एज्यूम किया है, तो हम लिख सकते हैं 2A इज इक्वल टू 2C। तो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू C। ठीक है, A इज इक्वल टू C। ये हो गई इक्वेशन 1। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखो बेटा, तो A वैल्यू आपको पता है। A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 2.5 इसका वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 484.4। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 484.4। इसी तरीके से हम POAC अप्लाई कर लेंगे फॉर ऑक्सीजन। अप्लाइंग POAC फॉर ऑक्सीजन एटम। अगर हमने POAC ऑक्सीजन के लिए अप्लाई किया तब क्या मिलेगा, देखो। अप्लाइंग POAC फॉर ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन के लिए POAC अप्लाई करते हैं। तो यहां पे देखो, ऑक्सीजन Re2O7 में भी है, CO में भी है, इसके अंदर भी है और उस प्रोडक्ट के अंदर भी है। इसके अंदर 7 ऑक्सीजन एटम है, तो आप लिखोगे 7 इंटू मोल ऑफ Re2O7, 7 इंटू मोल ऑफ Re2O7 प्लस इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एटम है, तो प्लस 1 इंटू मोल ऑफ CO गिव्स, इसके अंदर 10 ऑक्सीजन एटम है, तो क्या लिखोगे 10 इंटू मोल ऑफ Re2CO10। और इसके अंदर आप देखो 2 ऑक्सीजन एटम है, तो क्या लिखोगे 2 इंटू प्लस 2 इंटू मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 7A प्लस B इज इक्वल टू 10C प्लस 2D। ये हो गया इक्वेशन 2। और एक बात और, आपको A इज इक्वल टू C पता है। A इज इक्वल टू C यहां पे पुट करके आप BCD के टर्म्स में इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन BCD के टर्म्स में आ जाएगी। अगर A इज इक्वल टू C है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, B इज इक्वल टू ये 7C उधर गया तो 3C प्लस 2D। ये इक्वेशन मिल जाएगी 1 और 2 को यूज करते हुए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इसी तरीके से आप POAC अप्लाई कर दो फॉर कार्बन। तो जरा कार्बन के लिए POAC अप्लाई करके बताओ क्या इक्वेशन बनी। ABCD के टर्म्स में जो इक्वेशन बनेगी वो यहाँ पे टाइप करो। B is equal to 10C plus D। B is equal to 10C plus D। हाँ सही है बेटा, वेरी गुड। तो अगर कार्बन के लिए POAC अप्लाई करोगे लिखोगे 1 इंटू मोल ऑफ CO, यानी कि 1 इंटू B, क्योंकि एक कार्बन एटम है यहाँ पे, इज इक्वल टू इसके अंदर कार्बन देखो 10 कार्बन एटम है, तो 1 इंटू B इज इक्वल टू 10 इंटू C, और इसके अंदर एक कार्बन एटम है
प्लस 1 इंटू डी, 1 इंटू बी इज इक्वल टू 10 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी, यानी कि बी इज इक्वल टू 10c प्लस डी। तो अब आप देखो बी सी डी के टर्म्स में एक इक्वेशन ये बनी थी और बी सी डी के टर्म्स में एक इक्वेशन और आपने निकाला। तो यहां से अगर आप देखोगे तो सी और डी के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। भाई देखो b इज इक्वल टू 3c प्लस 2d ये है, और b इज इक्वल टू 10c प्लस d ये है। अब देखो ये दोनों वैल्यूज b है, तो इसका वाला राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी बराबर है। तो आप ये बोलोगे यहां से अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10c प्लस d इज इक्वल टू 3c प्लस 2d, तो 7c इज इक्वल टू d आ गया, 7c इज इक्वल टू d, d इज इक्वल टू 7c आ गया बेटा। ठीक है, अब d इज इक्वल टू 7c आ गया। आपको देखो यहाँ पे निकालना क्या है, हमेशा अपना दिमाग जो है ना, जो आपका टारगेट है उस पे रखना है, आंख हमेशा जो निकालना है उस पे होनी चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, सीओ का अमाउंट निकालना है, सीओ का अमाउंट निकालना है, मतलब सीओ के मोल्स निकालने हैं। सीओ के मोल्स निकालने का मतलब बी निकालना है, बी निकालना है। अब देखो d इज इक्वल टू 7c आ चुका है बेटा। अगर हम इसको पुट कर दें इक्वेशन 4 में जो हमने निकाला था, या इक्वेशन 3 में पुट कर दें, तो b और c के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर आप मान लो ये इक्वेशन 4 में पुट करते हो b इज इक्वल टू 10c प्लस d में d इज इक्वल टू 7c, तो क्या आ गया, b इज इक्वल टू 17c आ गया बेटा, b इज इक्वल टू 17c। अब c आपको c यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है, a इज इक्वल टू c है और ये यहाँ पे गिवन है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 17 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 अपॉन 484.4, ये मोल आया है कार्बन मोनोऑक्साइड का। लेकिन आपको निकालना क्या है बेटा, मोल नहीं निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालना है तो क्या करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो मास ऑफ CO इन्वॉल्व, अमाउंट ऑफ CO यूज्ड क्या हो जाएगा, 17 इंटू 2.5 अपॉन 484.4 मल्टीप्लाइड बाय 28 ग्राम, 28 उसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये सब करके बेटा ये आता है 2.46 ग्राम आता है, 2.46 ग्राम आ जाता है। तो ये जो लास्ट वाली प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कराया आपको, ये पीओएसी पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप देखो तो पीओएसी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और ऐसा नहीं है कि इस मेथड को आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही। कम से कम मैं ये समझता हूं कि आपको इक्वेशन फॉर्मेशन में तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रही। बताओ बच्चों, आपको इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या पीओएसी के थ्रू? पीओएसी को अप्लाई करके जो इक्वेशन लिखनी होती है, इक्वेशन तो सबको समझ में आ गई ना कैसे बनना है। ठीक है, तो आप इन्हीं प्रॉब्लम्स को जो मैंने क्लास में डिस्कस किया है, आप इन्हीं प्रॉब्लम्स को एक बार खुद ट्राई करो अपने आप से और इनको सॉल्व करो, और फिर आप देखो जो है, फिर अगर आपको मेथड में कहीं कोई दिक्कत आती है, आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो आप एक बार नोट्स को फिर से देखो कि कैसे हमने क्लास में उसको सॉल्व किया है, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, टर्म्स यूज्ड इन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, टर्म्स यूज्ड इन स्टोइकियोमेट्री, ये हेडिंग डालो। अब नेक्स्ट क्लास होगी आपकी मंडे को, मंडे की क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, टर्म्स यूज्ड इन स्टोइकियोमेट्री।